हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके की गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, जो हमारे विज्ञान का ही एक हिस्सा है, और हम अभी डिस्कस कर रहे हैं हमारे एग्जाम्पलर क्वेश्चन को। जी हां, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम बात करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। चाहे आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो, ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप आईआईटी, जेई, नीट, फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है भाई, जहां पर हम देखते हैं थोड़े हायर ऑर्डर क्वेश्चंस को, जहां पर हम मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, और ये सब कुछ एनसीईआरटी ही हमें प्रोवाइड कराती है। तो मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेशन होता है भाई। और इस सिलसिले में हमारे पास जो है वो है चैप्टर नंबर 12 ध्वनि साउंड चैप्टर के हमारे शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के बारे में आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसके पूर्व में हम इसके एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन के डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप्स को, फिर आएंगे हम अपने लॉन्ग आंसर टाइप्स पे। तो शॉर्ट आंसर टाइप को स्टार्ट कर लिया जाए। तो यहां पर सबसे फर्स्ट जो गिवन है शॉर्ट आंसर टाइप का, जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। हमारे शुरू के 9 क्वेश्चंस एमसीक्यूज थे, जो कि आप ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। अब यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप को। तो देखिए ना भाई, यहां पे सबसे फर्स्टली क्वेश्चन में गिवन है कि दिए गए ग्राफ चित्र 12.2, यहां पे ग्राफ यहां दिया गया है, इसके अकॉर्डिंगली 1500 मीटर पर सेकेंड वेग से गतिमान किसी विक्षोभ का विस्थापन समय संबंध दर्शाया गया है। इसका मतलब सिंपली है भाई कि यहां पर विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ दी गई है, और ये ग्राफ किसके लिए है कि जैसे हमने साउंड क्रिएट किया तो उसकी वजह से जो विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो वहां पे तरंग उत्पन्न होती है, उसी तरंग को यहां पे दिया गया है एक ग्राफ के जरिए। इस विक्षोभ की तरंग दैर्ध्य परिकलित कीजिए। इसमें हमको इसकी तरंग दैर्ध्य परिकलित करनी है। अब तरंग दैर्ध्य क्या होता है भाई? तो तरंग दैर्ध्य जैसा कि हमें ज्ञात है कि भाई किसी भी दो कंसेक्यूटिव लगातार आने वाले दो स्ट्रिंग या लगातार आने वाले ये दो गर्त, ये हो गए दो गर्त, और ये दो पॉइंट्स हो गए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग और गर्त का मतलब वो मैक्सिमम डेविएशन मीन पोजीशन से। क्या आप अगर देख पा रहे हो तो यही है ना जो अधिकतम डेविएशन है इस 1 पे, और 2 पर अधिकतम डेविएशन ये रहा, 3 पर अधिकतम डेविएशन, अधिकतम विस्थापन भाई ये जो इसकी मीन पोजीशन है, जो बीचों बीच जो लाइन दिख रही है, जो इसकी माध्य स्थिति है, उस माध्य स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन होगा, इसी को हम कहते हैं भाई क्या, ये हमारे पिक पॉइंट्स, इसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। और दो कंसेक्यूटिव्स, दो अधिकतम दो ये बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है, इसी को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, एंड लैम्डा यूज्ड फॉर तरंग दैर्ध्य भाई, वेवलेंथ के लिए इसको यूज करते हैं। ये बताती है ना वेव की कितनी चौड़ाई है। कुछ इस प्रकार अगर हम ऐसे बात कर लें तो इस वेव की देखिए इसकी चौड़ाई बढ़ गई, इसकी चौड़ाई छोटी है, इसीलिए इसको हम जानते हैं किसके नाम से भाई, वेवलेंथ के जरिए, तरंग दैर्ध्य के जरिए। तो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ मुझे जब कैलकुलेट करना है, मेरे पास यहां पर गिवन क्या है भाई, तो मेरे पास यहां पर गिवन है स्पीड, उसकी वेलोसिटी गिवन है कि यह विक्षोभ किस रेट से आगे बढ़ रहा है, और समय भी गिवन है। समय कैसे गिवन है भाई, तो समय यहां पर माइक्रो सेकेंड में गिवन है, ये रही माइक्रो सेकेंड में यहां पर टाइम। तो देखिए जरा, अगर हम कहीं पर भी एक जगह कैलकुलेट करें तो आवर्ती काल की अगर हम बात करते हैं, आवर्तकाल की हम बात करते हैं, आवर्तकाल मतलब क्या भाई, एक रोटेशन कंप्लीट होने में लगने वाला समय। आवर्तकाल का मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में लगने वाला समय। जैसे कोई चीज यहां से चला और यहां तक पहुंचा, इसमें लगने वाला जो समय है, इसी को कहते हैं हम क्या, आवर्तकाल। तो आप देखिए ना, हर एक ग्राफ, हर एक वेव अगर देखा जाए तो ये यहां से स्टार्ट होगा, ये जाकर के यहां पे खत्म। टोटल कितना टाइम ले रहा है यहां से यहां तक, एक साइकिल कंप्लीट करने में टोटल टाइम जो है 2 माइक्रो सेकेंड है। यहां पे सिर्फ सेकेंड नहीं है भाई, 2 माइक्रो सेकेंड है। अब बारी आती है माइक्रो क्या होता है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 to the power -6, 10 की पावर -6 सेकेंड।
तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए इस माइक्रो का मतलब जो भी आएगा उसमें क्या करेंगे भाई 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई। अब 2 सेकेंड आ रहा है तो टाइम को ऐसा लिख सकते हैं, टाइम इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। अदरवाइज ये जो यहां पर गिवन है वो है 2 माइक्रो सेकेंड, ये जो गिवन है वो क्या है 2 माइक्रो सेकेंड, तो उसको हमने चेंज किया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पे चाहिए एक फॉर्मूला जिसके अकॉर्डिंगली मैं निकाल पाऊंगा कि इसको लैम्डा को, तरंग दैर्घ्य को, तो तरंग दैर्घ्य इक्वल्स टू होता है भाई लैम्डा इक्वल्स टू होता है हमारा वेव लेंथ अगर है तो ये होता है हमारा v। इसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज निकालते हैं। तो देखिए क्या क्या गिवन है मेरे पास, यहां पर जो गिवन है वो गिवन है एक फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है भाई, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी जो हमें निकलती है, जो आवृत्ति हमको जो निकलती है, आवृत्ति क्या होती है भाई, तो आवृत्ति हमारी निकलती है 1 समय अंतराल से। अब 1 समय अंतराल के अकॉर्डिंगली लिखे 1 अपॉन टी, तो यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा न्यू, तो न्यू इक्वल्स टू मुझे क्या मिल गया भाई, तो ये मिल जाता है 1 अपॉन टी v 10⁵ हर्ट्ज। ठीक, अब क्या करें, तो अब हमको सिंपली इसके लिए वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना होता है भाई, तो लैम्डा इक्वल्स टू होता है जो हमारा v मतलब वेग, वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेग बटा में ये हो जाता है हमारा फ्रीक्वेंसी। अगर हम यहां पे रखें तो 1500 इसकी क्या थी, वेग, तो यहां पे मैंने 1500 रख दिया, बटा में अगर मैं आवृत्ति की बात कर रहा हूं तो आवृत्ति कितनी निकल के आई, आवृत्ति निकल के आएगी 5 इंटू 10⁵, डिवाइड करेंगे तो यह मिल जाएगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, क्या मिलेगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर। इसके जरिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं भाई कि इसमें तरंग दैर्घ्य कितना होगा, लैम्डा कितना होगा, यह है हमारा 3 इंटू 10⁻³ मीटर। मीटर में क्यों आ रहा है भाई इसका आंसर, क्योंकि ये दूरी है, ये कंसेक्यूटिव 2 पीक्स की बात कर ले या वैलीज की बात कर ले, उनकी दूरी है, तो दूरी की इकाई तो मीटर ही होती है ना, इसलिए इसकी भी यूनिट किस में चलेगी, इसकी भी यूनिट चलेगी मीटर में। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको ये समझ में आया है। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और 11th क्वेश्चन कह रहे हैं भाई कि चित्र 12.3 एक चित्र यहां पर गिवन है, इसमें कह रहे हैं दर्शाए गए 2 ग्राफ ए अथवा बी में निरूपित मानव ध्वनियों में से कौन सी ध्वनि पुरुष की हो सकती है, अपने उत्तर का कारण दीजिए। ये 2 ध्वनि यहां पे दी गई है, इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सी जो ध्वनि है वो पुरुष की हो सकती है। ठीक है ना, तो एक सिंपल सी बात हमको समझ में आती है, वो ये कि जनरली जब हम पुरुष की ध्वनि की बात करते हैं तो थोड़ा सा मोटा आवाज होता है, एंड सिमिलरली जब हम फीमेल्स की साउंड की बात करते हैं तो वहां पे जो साउंड होता है, जो आवाज आती है वो पतली आती है। क्या है इसका मतलब, इसका मतलब कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि यहां पर जो ए है वो पुरुष के ध्वनि को निरूपित करता है। क्यों भाई, क्योंकि सामान्यतः पुरुष का स्वर का तारत्व कहें या फिर आवृत्ति कह ले, उसकी फ्रीक्वेंसी कह ले, नारी स्वर की आवृत्ति की तुलना में कम होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है क्या होती है, कम होती है। इसका मतलब तरंग दैर्घ्य क्या होगा, ज्यादा होगा। किसी की फ्रीक्वेंसी कम है मतलब तरंग दैर्घ्य क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये देखिए ना, ये जो दिख रहा है, ये ए जो डार्कर एंड वाला जो दिख रहा है, ये वाला, इसका तरंग दैर्घ्य, और अगर मैं इसको रेड से बना देता हूं, ये बी वाले को, अब एक बात समझ लेते हैं अभी थोड़े से भी, जहां पे ये ब्लू वाले ने एक रोटेशन अपना कंप्लीट किया, ये ऐसा गया, ये यहां से यहां तक आया, ये एक साइकिल यहां तक मान के चलिए, यहां से शुरू हुआ और यहां तक में एक साइकिल इसने कंप्लीट की। ये इसने कितनी कंप्लीट की भाई, ये पूरी एक साइकिल उसने कंप्लीट करी। बाकियों को मैं हटाता हूं थोड़ा सा। अब एक साइकिल जब तक इसने ब्लू वाले ने कंप्लीट की है, उतनी देर में रेड वाले को अगर आप देखें तो कितने साइकिल कंप्लीट हो जा रही है। सेम यहीं से स्टार्ट करना है, मतलब यहां से ये रेड वाला स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको भी हटा देता हूं, इसको भी हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए रेड वाले ने इसी टाइम इंटरवल में, इसी पॉइंट से ये शुरू हुआ, ये चला,
और ये चला। तो मतलब यहां पर तो आपको साफ सुथरा ये तो दिख ही रहा है कि इसको अगर मैं बात करूं यहां से शुरू करके, तो ये जब तक एक कंप्लीट हुआ तब तक इसने कितने बना लिए, 2 टॉप्स बन गए। इसके कितने टॉप आए, सिर्फ एक। इसके कितने टॉप्स बन गए, 2 बन गए। मतलब ये समझ में आ रहा है इसने कितने, लगभग कितने कंप्लीट कर लिए, इसने लगभग 2 साइकिल कंप्लीट कर लिए। मतलब इसकी जो वेवलेंथ है वो कम है। कौन सी की भाई, ये जो बी है, देखिए इनके बीच की दूरी जो है ये कम है। मैं इसको रेड से ही बनाता हूं ताकि वो कलर कॉम्बिनेशन से समझ में आता रहे किसकी इंडिकेशन है, क्योंकि 2 ग्राफ है भाई इसमें। ये हो गया आपका किसका, ये हो गया आपके रेड वाले का, फीमेल का। ये अगर आप देखें तो इसके लैम्डा का मान छोटा है। और अगर मैं ब्लू की बात करूं तो इसको अगर आप देखेंगे यहां से, इस पीक से ले लीजिए और इस पीक तक, तो इसकी वैल्यू देखिए ये बड़ी है। यहां पर भी मैं यहीं पे मार्क कर दूं तो यहां से जाने के बाद ये यहां पे बन रहा है। तो मतलब ए वाले का जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और जिसका वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। ठीक है, जिसका वेवलेंथ कम है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये ज्यादा बार कंप्लीट हो ना, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, कितनी बार कंप्लीट कर रहा है। तो इसका वेवलेंथ कम है मतलब ज्यादा बार कंप्लीट कर रहा है, ज्यादा रोटेशंस बना रहा है, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसने कम बार अपने रोटेशंस कंप्लीट किए। तो मतलब एक बात समझ में आता है कि पुरुष की ध्वनि थोड़ी सी मोटी तारा, तो मतलब थोड़ा भारी जैसा आवाज, जैसा कहते हैं ना भारी आवाज है, मतलब मोटा आवाज। इसका मतलब क्या होता है भाई कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कंपैरेटिवली कम है, वेवलेंथ ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं भाई कि 12 मीटर क्रॉस 12 मीटर साइज के किसी पार्क के मध्य में कोई लड़की बैठी है। ठीक है, इस पार्क के दाहिनी ओर लगा हुआ एक भवन है तथा पार्क के बाईं ओर एक सड़क है। ठीक है, सड़क पर पटाखा फटने की ध्वनि होती है। क्या लड़की इस ध्वनि की प्रतिध्वनि को सुन सकती है? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। पहले तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम ऐसा कुछ बनाते हैं। ये हो गया हमारा 12 क्रॉस 12 का एक पार्क। इस पार्क के एक तरफ से रोड है, इस तरफ से भाई रोड है। ये पार्क के इस साइड से क्या हो गया, ये हमारा रोड हो गया। ठीक है, और दूसरे तरफ पे क्या है, तो दूसरे तरफ पे एक घर है ना, ऐसा ही कह रहे हैं ना। एक तरफ में क्या है भाई, सड़क है, और दूसरी तरफ पे एक घर है। तो यहां पे एक घर बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरफ एक घर हो गया। अब पार्क के बीचों बीच, ठीक है, ऐसा ही कुछ है, 12 बाई 12 साइज के पार्क के मध्य में कोई लड़की बैठी है। मतलब कहां बैठी होगी भाई, तो ये अगर मैं एक लाइन ऐसा कंप्लीट करूं यहां से यहां तक, और इधर से भी इसको मैं क्रॉस करूं, तो यहां बीचों बीच वो लड़की बैठी हुई है। हटा देता हूं मैं इसको, ये कहां बैठी है, बिल्कुल यहां बीचों बीच एक लड़की बैठी हुई। अब यहां पे क्या हो रहा होगा, तो यहां पे ये कह रहे हैं कि इसके द्वारा प्रतिध्वनि सुनी जा रही या नहीं। तो प्रतिध्वनि सुनी जाएगी कि नहीं, इसके लिए काम करते हैं हम। पहले तो ये एक बात समझते हैं कि इसके पास में दो तरफ से 2 साउंड आएगी। एक साउंड तो ये आएगा सीधे इसके कानों में, और एक साउंड कैसा होगा भाई, तो एक साउंड ये यहां से यहां तक जाके ट्रेवल करके दीवार से टकराएगा, मतलब ये बिल्डिंग की दीवार से, और बिल्डिंग की दीवार से टकरा करके वापस यहां आ जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल, ये जो दीवारें हैं, ये घर की जो दीवारें हैं, ये दीवारें बिल्कुल चिपकी हुई हैं। ये जो दीवारें हैं, ये दीवारें कैसी है भाई, इस घर की ये दीवारें पूरी चिपकी हुई है इसी से, पार्क से। तो मतलब एक बात समझ में आता है, एक ध्वनि को चलना है, ये कितना होगा, बीचों बीच बैठी है ना, मतलब एक को चलना है 6 मीटर। और ये दूसरी ध्वनि कितने चलेगी, तो दूसरी ध्वनि ये 12 मीटर चलेगी, और टकरा करके यहां से जब वापस आएगी तो ये 6 मीटर और चलेगी। मतलब जो उसको प्रतिध्वनि वाली जो साउंड आनी है, मतलब दीवार से टकरा के जो साउंड आनी है, उसको चलने में लग रहा है भाई कितना, 18 सेकेंड। और डायरेक्ट जो आ रही है उसको लग रहा है कितना, 18 मीटर ट्रैवल करना है। तो एक काम देखिए, यहां पर मैं ऐसा कंसीडर कर लेता हूं कि ध्वनि की वेग में, ध्वनि की वायु में चाल, ये होता है भाई तकरीबन 340 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, कई जगह पे आपको 344 भी मिल जाएगा,
मैं 340 मीटर पर सेकेंड ले रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए एक कंडीशन है, वो ये कि 0.1 सेकेंड से ज्यादा का डिफरेंस होना चाहिए मूल ध्वनि में और जो रिपीट होकर के आ रही ध्वनि, उन दोनों में। अगर 0.1 सेकेंड से ज्यादा का डिफरेंस आएगा तो हमको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। अगर 0.1 सेकेंड से ज्यादा का नहीं आएगा तो हमको प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि ये 6 मीटर जो चल के गई है साउंड वो, और ये 6 और इधर से टर्न होकर के साउंड जो जा रही है वो, दोनों मिलकर के 18 मिनट में जो 18 मीटर जो चल करके गई है साउंड वो, इन दोनों के बीच का समय अंतराल 0.1 सेकेंड से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो प्रतिध्वनि सुनाई देगी। प्रतिध्वनि यही तो कहते हैं, डायरेक्ट जो कान में आई और दीवार से टकरा के जो आई, इन दोनों के बीच में 1/10 सेकेंड का डिफरेंस होना चाहिए। आइए जरा कैलकुलेट करते। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या इसको प्रतिध्वनि के लिए कि सीधे सुनाई देने में, सीधे ध्वनि पहुंचने में, सीधे ध्वनि पहुंचने में लगा समय, ठीक है, सीधे ध्वनि पहुंचने में जो समय लग रहा, ठीक, और इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें और इसी तरीके से मैं कैलकुलेट कर लूं कैसा भाई, तो इसके कान पर, ठीक है, दीवार से टकराकर, मैं ऐसा भी लिख लेता हूं, एक निकालूंगा क्या, दीवार से टकराने के पश्चात ध्वनि को पहुंचने में लगा समय, ध्वनि को पहुंचने में लगा समय। तो मैं ऐसा कह लेता हूं, इसको मैं कह लेता हूं T2, इसको कह लेता हूं मैं कि भाई T1। अब T1 और T2 निकाल देते हैं और T2 में से T1 माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। तो T1 और T2 पहले निकालते हैं। सबसे फर्स्ट तो मैं बात करता हूं T1। T1 कितना होगा भाई, तो T1 ये जो है, ये अगर मैं देखूं तो इसको कितना चलना था भाई, तो इसको चलना था, देखिए वेग बराबर होता है भाई हमारा क्या, विस्थापन बटा में समय। अब मैं यहां पे क्या निकालना चाह रहा हूं, मैं निकालना चाह रहा हूं समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा में वेग। मैं इसी फॉर्मूले के यूज करने वाला हूं। समय चाहिए ना, विस्थापन बटा में वेग। कितना विस्थापन होना, डायरेक्ट कानों तक पहुंचने में, तो यहां रोड पे पटाखा फटा और ये कान तक पहुंच गई, कितने देर में भाई, तो ये पहुंचा 6/340, ठीक है, सेकेंड। और ऐसे ही अगर मैं T2 की बात करता हूं तो ये कितनी देर में पहुंचेगा भाई, तो T2 को पहुंचने के लिए ये जो है, ये 12 मीटर ये चला, ये चलना होगा उसको, और 6 मीटर ये चलना होगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं क्या, 12 मीटर पहले दीवार पे जाएगा, दीवार से टकरा करके फिर लड़की के कानों तक आएगा 6 मीटर, और 18 मीटर बटा में 340, तो 12 और ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 18 बटा में 340, ये इतना सेकंड, ठीक है। अब ये दो मिलने के बाद हम एक काम करते हैं, हमें निकालना है क्या भाई, तो दोनों में कितना समय अंतराल है, तो मैं निकाल लेता हूं T2, इसको ऐसा निकाल लिया जाए, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, तो T2 18 बटे 340 माइनस T1 6 बटा 340। अगर आप यहां पे एलसीएम ले लें तो कितने का एलसीएम आ जाएगा, 340, यानी 18 माइनस 6 कितना बचेगा, 12 बटा में 340, ठीक है, कितना बचा, 12 बटा में 340। अब इसको अगर हम कैंसिल आउट कर लें तो कैंसिल करने में पहले काट लेते, कुछ छोटा तो हो ही जाए, ठीक। तो इसको 17 दूनी 34 होता है, 170 हो गया, और ये 6 हो गया। अब 6 और 170 को मैं विभाजित करके जरा ऊपर देख लेता हूं ताकि मैं यहां पे रख सकूं। तो मुझे यहां से पता चलता है कि भाई 170 से अगर इसको 6 को विभाजित करेगा तो पहले ही डेसिमल आ गया, मैंने क्या रख दिया, 60। अभी भी ये कैंसिल नहीं होगा, क्या रखना पड़ेगा मुझे, 0। तो ये कितना हो गया, ये 600 हो गया। अब 600 अगर हुआ तो 17 से अगर मैं बात करूं तो 3 बार में मेरे हिसाब से इसको चले जाना चाहिए। 17 से 3 बार में करेंगे तो ये 0, 7 तिया 21, 2 3 एकम 3 और 2 5, 17 तिया 51 होता है भाई। अब अगर इसको करें तो ये 0, ये 9, ये खत्म, यानी 90। यानी फिर से अगर करें तो भाई एक 0 आ जाएगा, मान लीजिए 900 अगर हो गया, ठीक है, तो 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अर्थात एक बात समझ में आती है कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0.035।
ये किसकी वैल्यू है भाई? तो मूल ध्वनि और जो प्रतिध्वनि इसके पास पहुंच रही है उन दोनों के बीच का अंतर है कितना? 0.035। अब यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं? तो यहां पे फाइनल आंसर अपन लिख सकते हैं कि भाई देखिए 0.035 जो है ये छोटा है किससे? ये छोटा है हमारे 0.1 सेकेंड से, अतः प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं दे रही है भाई? क्योंकि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए हमको चाहिए था कि 0.1 सेकेंड से ज्यादा का डिफरेंस हो। मैंने जो आवाज सुनी है 0.1 सेकेंड के बाद फिर से वही आवाज सुनने को मिल जाए तो मुझे एको समझ में आता है, मुझे वहां प्रतिध्वनि समझ में आती है। यहां पर ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है कि आपको, आपने कैलकुलेट किया 0.035 आया, ये हमारा टाइम आया भाई किसका? मूल ध्वनि और जो प्रतिध्वनि आ रही है उन दोनों के बीच के डिफरेंस का। तो मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि में इतने का ही डिफरेंस है तो आएगा ही नहीं ना प्रतिध्वनि, सुनाई नहीं पड़ेगी ना अलग अलग, इको नहीं होगा। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं भाई, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप का भी है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रखेंगे क्योंकि हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। एंड हमारा जो 13th क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि हम भिनभिनाती मधुमक्खी की ध्वनि को क्यों सुन लेते हैं जबकि हमें लोलक के दोलन की ध्वनि सुनाई नहीं देती। अब एक बात समझिए, हमने क्या कहा था? वाइब्रेशन जब क्रिएट होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। अब वाइब्रेशन क्रिएट तो भाई जब पेंडुलम, जो घड़ी में पेंडुलम होती है, हम उसी की चलिए बात कर लें, तो वो पेंडुलम भी तो घूम रही है ना, तो वो भी तो वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है ना। वायु के कणों को वो भी तो ऐसे बिछोव तो उसने भी उत्पन्न किया। तो भाई लोलक की जो ध्वनि होती है वो तो हम नहीं सुन पाते, लेकिन जैसे ऐसे मधुमक्खी ऐसे भिनभिना रही हो, उसकी भिनभिनाहट हमारी कानों तक पहुंच जाती है। ऐसा क्यों होता है कि इसकी भिनभिनाहट कानों तक पहुंच रही है और वो भी एक लोलक है, उसने भी बिछोह उत्पन्न किया, वो नहीं पहुंचती? तो भाई एक सिंपल सा आंसर इसका ये है कि हमारी कानों की एक लिमिटेड रेंज है जिसको हम कहते हैं श्रव्य परास, जिसके ध्वनि को हम सुन सकते हैं, ना तो उससे कम के परास को और ना ही उससे ज्यादा को सुन सकते हैं। मतलब अगर मैं डिस्कस करूं तो 0 से लेकर के 20 हर्ट्ज तक ये जो होती हैं ये अवश्रव्य ध्वनि होती है, ये हम नहीं सुन सकते। अवश्रव्य का मतलब जिनको हम नहीं सुन सकते। इससे जब ज्यादा बढ़ते हैं तो इसका एक रेंज आता है, वो है 20 हर्ट्ज से बड़ा और 20,000 हर्ट्ज से छोटा। यहां तक की जो ध्वनि होती है इसको हम कहते हैं श्रव्य ध्वनि, मतलब इनको अब सुना जा सकता है। और जो 20,000 हर्ट्ज के ऊपर हो जाए, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाए तो इसको कहते हैं हम पराध्वनि। तो सीधी बात समझेंगे भाई, जो मधुमक्खी के पंख को फड़फड़ाने से, ऐसा जो पंख फड़फड़ा रही है, इससे जो हमको विक्षोभ मिलता है, जो यहां से ध्वनि प्रोड्यूस होती है, वो होती है श्रव्य, इसलिए हम सुन पाते हैं। और पेंडुलम बहुत धीरे धीरे चलता है भाई, उससे जो फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही है वो 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की सिर्फ और सिर्फ क्रिएट होती है, मतलब वो अवश्रव्य है, मतलब उनको अब हम नहीं सुन सकते। ठीक है ना, ये जो 0 से 20 है वो कैसी हो जाती है? अवश्रव्य हो जाती है, उनको नहीं सुन सकते हम। ठीक, अब सुनने के लिए जैसा कंडीशन मैंने बताया ये होगा तो सुनेंगे। आइए जरा आंसर देखें। तो यहां पर ये कह रहे हैं भिनभिनाती मधुमक्खी अपने पंखों के कंपन द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न करती है वह श्रव्य ध्वनि परिसर में होती है। ये तो हम भी डिस्कस करें, जो श्रव्य ध्वनि परिसर में होती है वो सुनाई देगी। लोलक के मामले में आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। 20 से मैंने क्या कहा? 0 से 20 हर्ट्ज तक की अगर आवृत्ति होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, तो भैया हमको सुनाई नहीं देती, वो अवश्रव्य है। ठीक है ना, जो श्रव्य ध्वनि परास में नहीं आता, इसलिए हमको पेंडुलम सुनाई नहीं देता। और एक और बात याद दिलाते चलो, तो भैया इसको सुन कौन सकता है? तो आपने कई सारे एग्जांपल्स देखे हुए हैं, चलिए एक एग्जांपल में याद दिलाते चल रहा हूं भाई। जैसे हम बात कर लेते हैं राइनोसोरस, गेंडे की बात करते हैं, वो सुनते हैं भाई, है ना, वो 5 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। तो मतलब हमारी श्रव्य आवृत्ति नहीं है, हमारी श्रव्य परास नहीं है उसको सुनने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और सारे एनिमल्स नहीं सुन सकेंगे, वो सुन सकते हैं। मैंने जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताया, ठीक है ना। जैसे पराध्वनि का उपयोग हम नहीं करते, मतलब जनरली हमारे पर्टिकुलरली हमारी बॉडी पार्ट्स नहीं कर सकते, लेकिन हाँ यही चमगादड़ की बात करते तो वो यूज करते हैं इसको। ठीक, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की। 14th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि यदि किसी झील की तली में कोई विस्फोट हो जाए, ऐसा कुछ विस्फोट, बहुत खतरनाक सही हो गया थोड़ा,
लेकिन ऐसा कुछ विस्फोट हो जाए तो क्या होगा भाई, जल में किस प्रकार के प्रघात तरंगे उत्पन्न होंगी। अच्छा ये क्या करेगा भाई, कैसे लहरें उठेंगी इसके अंदर, तो इसको समझने का और आसान सा तरीका, इतना विस्फोट कराने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, एक पत्थर लीजिए और डिप कर दीजिए। जैसे ही पत्थर को पानी में डालते हैं क्या होता है भाई, तो पानी जो वहां के लेयर्स जो होते हैं, जहां पत्थर डालेंगे वहां का पानी ऐसा नीचे गोते में बैठता है, तो बाकी की जगह कैसी उथली हुई दिखती है, तो वहां से ऐसे एक उथली हुई लहर बनेगी, फिर वो ऐसे नीचे आएगी, फिर ऐसे उथली हुई बनेगी, फिर ऐसे। तो आपने देखा होगा जैसे ही पत्थर डिप करते हैं वो गोलाकार ऐसे क्या करती है, वेव्स बनने लगती हैं, ऐसी लहरें बनने लगती हैं, और वो वेव्स दूर तक चल के जाती हैं। जहां पर फिर से मैं बात करूंगा तो जो माध्यम के कण है, जो पानी के कण है ना, वो अपनी जगह पे सिर्फ ऊपर नीचे हो रहे हैं, वो कण नहीं चल के जाते, वो कण अपनी जगह पे क्या हो रहे हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन तरंग ऐसा लगता है कि ये संचरित हो रही है, वो चल के एक जगह से दूसरी जगह तक जा रही, मतलब वो ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, लेकिन माध्यम के कण अपनी जगह पे ऊपर नीचे होते हुए ऊर्जा को स्थानांतरित कर देते हैं। तो हमको जो वेव मिलता है वो कैसा मिलता है भाई, ऐसे गोल 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 वेव्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो मतलब इसलिए कहते हैं किसी झील की तली में कोई विस्फोट हो जाए तो जल में जो उत्पन्न होगा वो अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी। हमने दो तरीके की तरंगे पढ़ी हैं, एक अनुदैर्ध्य और एक अनुप्रस्थ, ठीक है। तो अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगों की जब हम बात करते हैं तो इसमें जो तरंगे उत्पन्न हो रही है वह ऐसी उत्पन्न होंगी, ऐसे ऐसे लहरें उत्पन्न होंगी, गोल 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 ऐसे लहरें उत्पन्न होती जाएंगी। इसी का ये एक रिप्रेजेंटेशन है अनुदैर्ध्य तरंग। एक पीक आएगा, फिर एक नेगेटिव साइड में पीक आएगा। फिर देखिए वो लहर, वो पानी के जो कण कह लीजिए, उसकी जो बूंदे कह लीजिए, वो बूंदे पहले तो ऊपर उठेंगी और जितना ऊपर उठती है उतना ही नीचे भी जाएंगी, मतलब जितना हाइट पे जाएंगे उतने गर्त में भी, तो ये जितना हाइट पे जा रहा है उतने ही गर्त पे भी, फिर वापस से आ गया। तो एक बात समझेंगे, ये जो कण यहां पे होगा ना, अगले श्रेणी में जब हम बात करेंगे, जब अगली लहर आएगी तो वो यहां मिलेगा। मतलब ये जो कण है, ये कण कैसा गतिमान कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन आप देख रहे होंगे तो ये दिख रहा होगा कि ये तरंग ऐसे संचरित हो रही है। लेकिन इन कणों की बात करें तो ये कण यहीं से ऊपर गया और नीचे गया, बस इसका काम ये ऊपर नीचे करना, ये नहीं चल के जाता। तो इससे जो उत्पन्न हो रही है ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। और एक और तरंग हमने डिस्कस किया है भाई, अनुप्रस्थ तरंग, साउंड जो चलती है। साउंड कैसा चलता है भाई, तो हमने जो विक्षोभ उत्पन्न किया इससे कंप्रेशन एंड रेररफेक्शन, कंप्रेशन एंड रेररफेक्शन क्या होता है भाई, हम एक संपीड़ित क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, दाब लगाते हैं, गैस के अणुओं को दबा देते हैं। अब ये दबेंगे तो क्या होंगे, अब ये गैस के अणु इतने कम में दब गए तो ये अपने आप ये खुल जाएंगे, एक्सपांड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं विरलन। फिर हम दबाते हैं, संपीड़न करते हैं तो फिर से ये विरलन हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं भाई, उस चीज को कहते हैं हम अनुप्रस्थ तरंगे। लेकिन यहां पर जो उत्पन्न होती है भाई ये अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा भाई, किसी तड़ित झंझा, तड़ित झंझा मतलब जो बिजली चमकती है ना, बिजली गरजने की, चमकने की जो बात होती है उसकी बात करें, द्वारा उत्पन्न ध्वनि तड़ित दिखाई देने के 10 सेकेंड के बाद सुनाई देती है। मतलब अपने को ये तो पता ही है भाई कि बारिश के दिनों में जब बिजली चमक जाती है, ठीक है ना, तो चमकना अलग, मतलब चमकना तुरंत दिखाई दिया, और जो सुनाई देने का काम होता है वो थोड़ी देर बाद आता है। गर्जन मेघ की सन्निकट दूरी परिकलित कीजिए। आपको यह बताना है कि वो जो बादल हैं जो गरज रहे हैं वो पृथ्वी से कह लूं तो कितनी दूरी पे, जबकि हमें दिया गया है कि ध्वनि की चाल कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड। तो एक बात समझ में आती है यहां से कि भाई जो स्पीड ऑफ लाइट होता है वो ज्यादा होता है, स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो कम होती है, जो ध्वनि संचरण की चाल होती है वो कम होती है, और जो जब हम बात करते हैं प्रकाश संचरण की, तो प्रकाश संचरण की जो चाल होती है वो ज्यादा होती है। इसी कारण से इन दोनों में डिफरेंस आता है। चलिए क्यों ना इन दोनों के वेग को कैलकुलेट करके टाइम डिफरेंस निकाल लेते हैं और वहां से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए ना भाई, यहां पे जो हमको गिवन डेटा है सबसे फर्स्ट उसको हम लिखते हैं। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट गिवन है कि टाइम डिफरेंस कितना है दोनों में, मतलब जब बिजली चमकी उसको दिखाई देने में और उसकी गर्जना सुनाई दे रही है, उन दोनों का टाइम डिफरेंस हमारे पास 10 सेकेंड। मतलब मैं कुछ इस प्रकार से लिखना चाह रहा हूं कि टाइम टेकन है ना, किसमें भाई जो साउंड आ रही है उसकी ज्यादा होगी भाई, ध्वनि देर से आएगी, और जो टाइम टेकन है जो क्या आ रही है, लाइट आ रही है, मतलब दिखाई दे रही है, तो भाई इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 सेकेंड है। ऐसा लिख रहा हूं, टीएस मतलब साउंड को ट्रैवल करने में लगने वाला टाइम, और टीएल मतलब लाइट को ट्रैवल करने में लगने वाला टाइम। और क्या गिवन है भाई, तो ध्वनि की चाल, ठीक है, चाल किसकी गिवन है भाई, हमें गिवन है ध्वनि की।
तो ध्वनि की जो चाल है ये गिवन है 340 मीटर पर सेकेंड। और इसी प्रकार से हमारे पास जो गिवन है चाल किसकी भाई, तो प्रकाश की। अब यहां पर अगर देखा जाए तो प्रकाश की चाल तो दी नहीं गई है, लेकिन भाई ये प्रकाश की चाल हमें याद रखनी है। जैसे ये 340 भी जैसे दिया तो गया है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस आएंगे जबकि नहीं दिया गया हो, तो क्या करेंगे इस स्थिति में। तो इसलिए ये छोटी छोटी वैल्यूज याद कर लेंगे। ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। उसी को क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड यूनिट में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, किसकी भाई, प्रकाश की। अच्छा, जब दोनों मिल गए तो अगर मैं दोनों के TS और TL निकाल लेता हूं, फिर दोनों को रख करके जरा चेक करते हैं। तो मैं इसके अकॉर्डिंगली जब मुझे पता है चाल बराबर होता है भाई हमारा दूरी बटा में समय, अर्थात मैं यहां से समय का कैलकुलेशन बनाऊंगा तो समय बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटा में चाल। अब इसी का इस्तेमाल करता हूं मैं और वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। समय निकालना है, कौन सा वाला भाई, तो ध्वनि को चलने में लगने वाला टाइम, ध्वनि को चलने में लगा हुआ समय, ध्वनि को चलने में लगा हुआ समय। अच्छा, इसको TS से डिनोट करें भाई, तो TS इज इक्वल्स टू जो यहां पर गिवन है दूरी बटा चाल। अच्छा, दूरी को मैं यहां पे एक काम करता हूं, मैं मान लेता हूं कि जो दूरी है वो x है, जो दूरी है वो कितनी है भाई, x है। यही x कैलकुलेट करना है। मैं ये पूछ रहे हैं कि जो बादल है जो गरज रहे हैं वो कितने दूर है, तो भाई इसलिए उसको हमने कह लिया दूरी मेरा x है। और अगर इसके नीचे लिखूं तो नीचे क्या आएगा, चाल। तो ध्वनि की चाल कितनी है, 340 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो गई अपॉन में 340। इसी प्रकार अगर मैं निकालता हूं प्रकाश के चलने में, प्रकाश अगर चलेगा तो उसके लिए भी, तो प्रकाश के चलने में लगा हुआ समय, प्रकाश के चलने में लगा हुआ समय, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसको हमने डिनोट किया TL से, ये भी दूरी बटा समय। अच्छा, प्रकाश जितनी दूरी तय करके आएगा उतनी साउंड है ना, ये दोनों एक ही जगह से चल रहे हैं ना, तो दूरी दोनों का कैसा होने वाला, दूरी दोनों का समान होने वाला। तो इसकी भी दूरी लिख ली मैंने x बटा में 3 × 10⁸। अब ये क्यों भाई, क्योंकि प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ है। अब जैसा कि हमें पता है दोनों के बीच में क्या निकाल लूं, मैं दोनों के बीच में निकाल लेता हूं डिफरेंस, क्योंकि उसके लिए एक समीकरण गिवन है जहां से मैं सॉल्व कर सकता हूं इस x को। मुझे x अननोन है ना भाई, दूरी चाहिए ना, इस समीकरण में रखिए ना, मैं इसको फर्स्ट कह लेता हूं। अब समीकरण फर्स्ट से क्या मिल जाएगा भाई, TS का मतलब कितना हो गया, तो ये हो गया x अपॉन 340 माइनस TL कितना हो गया भाई, तो ये हो गया x अपॉन 3 × 10⁸। अब इन दोनों को अगर हम हल करना चाहें तो इन दोनों को जब हम हल करेंगे तो हम एक छोटी सी बात अगर करें तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि x को अगर आपने बाहर ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, 1/340 माइनस ये x को भी बाहर लेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, 1/3 × 10⁸। अब भाई एक बात बताइए, 3 के ऊपर 8 जीरो रखूंगा और ये 340 मात्र, एक को विभाजित करना 3 के ऊपर 8 जीरो रख करके, कितनी बड़ी नंबर है, ठीक है ना। 3 लाख किलोमीटर कह ही रहे हैं हम उसको, तो 3 लाख के ऊपर भी अभी 3 जीरो अवेलेबल है, तो ये तो 1 से विभाजित करूंगा तो कैसा आ जाएगा, 0.000000 करीब करीब 8-9 जीरो आ जाएगा। तो ये तो बहुत छोटी इकाई हो गई ना जब इसको विभाजित करेंगे 1 से। तो इसको देखिए भाई, इसको आप विभाजित करके देखिए मैनुअली, तो 1/3 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो विभाजित कीजिए, ये कैसा आ जाएगा, 0.000000, कितना हो गया भाई, 3 3 6 7 8। ये नंबर अब इसके आगे कुछ लिखूंगा भी तो ये कितना छोटा सा नंबर है, मतलब 1/340 में से इसको माइनस करूं तो ये बहुत ही छोटा हो गया भाई। लगभग मैं मान के चलूं तो मैं कह सकता हूं कि यह लगभग नगण्य हो गया। नगण्य का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मान जिसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, भुलाया जा सकता है, क्योंकि यहां पे जो दूरी की बात करेंगे वो बहुत दूरी से चल करके, मतलब
दशमलव में 0.000 चले जा रहे हैं भाई, उससे तो बड़ी ही मान होगी ना जो पृथ्वी से इस बादल की दूरी होगी। तो इस दूरी के कंपैरिजन में वो क्या ही मायने रखेगा, बहुत ही छोटा सा। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, चूंकि 1/3 × 10 की पावर जो 8 है, ठीक है, ये बहुत बहुत छोटा है किससे भाई, 1/340 से। ठीक, क्यों है, क्योंकि 3 × 10 की पावर 8 जो खुद है यही 340 से बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा है तो अल्टीमेटली ये फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा, ये फ्रैक्शन छोटा हो जाएगा। अतः भाई दशमलव में 0 चल रहा है, मैं दशमलव के बाद 3 डिजिट लेता हूं तो 0 ही आएगा ना। मैंने कितने लिखे थे, 9 0 लगभग। मैं दशमलव के बाद कितने लेता हूं भाई, तो 3 0 जनरली, या 3 डिजिट, तो 3 डिजिट में तो 0 है। अतः 1/3 × 10 की पावर 8 को नगण्य मानने पर, क्या मान ले इसको, नगण्य मानने पर, इसको अगर हमने नगण्य मान लिया तो ये जो हमने फ्रैक्शन जो लिखा हुआ है ये किसके बराबर है भाई, ये देखिए ये बराबर है 10 सेकंड के। तो ये जो यहां पर भी चल रहा है इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं, ये किसके बराबर चल रहा है, 10 के। अब फाइनली अगर मैं देखूं तो ये क्या हो गया, ये पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया। ठीक है ना, अगर ये 0 हो गया तो मैं यहां पर इसके कैलकुलेशन बना देता हूं इस लाइन को, तो क्या बनेगा भाई, x, ये x वैसे का वैसा 1/340 इंटू 1/340 बराबर कितना रख दो भाई, 10। क्यों, क्योंकि इसका पूरे का मान कितना हो गया, इसको मैंने नगण्य मान लिया, इसको शून्य मान लिया, तो बराबर 10। अब देखिए क्या निकला, x बराबर 10 से गुणा हो जाएगा ना, ये कितना 3400 मीटर। अब अगर किलोमीटर में बात करूं तो x = 3.4 किलोमीटर। भाई जो बादल है, जो हम यहां पे बोल रहे थे ना, सन्निकट दूरी परिकलित कीजिए, कितना ज्यादा दूर है, तो ये जो बादल है वो है हमसे 3400 मीटर ऊपर, या फिर 3.4 किलोमीटर ऊपर। भाई 3400 मीटर में था, इसको जब किलोमीटर में ले आते हैं तो हमें पता है 1000 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, ये फाइनल वैल्यू बन जाता है। तो इस प्रकार से ये पूरा सॉल्व हो जाता है हमारा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं एंड होपफुली कि आपको समझ में आए, क्योंकि है तो सब कुछ आसान, जैसा हमने कमेंट किया था कि होते सब कुछ आसान है इसके अंदर, ऐसा कुछ सोचने वाली बात नहीं कि अगर ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो भैया बहुत ही ज्यादा कुछ टफ सा है ना, बहुत सिंपल होते हैं, बहुत इजी गोइंग होते हैं, क्योंकि आपने हमारे कंसेप्ट वीडियोस को, वन शॉट रिवीजन वीडियोस को आप फॉलो करते आ रहे हैं, तो भाई आपने ये सब कुछ सीख लिया, हम तो अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए तो इसको इतना आराम आराम से करे जा रहे हैं, क्योंकि स्टेप वाइज धीरे धीरे करके हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट रख लिया होगा। मैं बढ़ता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16th क्वेश्चन देखें भाई, ये कह रहे हैं कि चित्र 12.4, ये रहा 12.4 में कान द्वारा घड़ी की टिक टिक की प्रबलतम ध्वनि सुनने के लिए कोण x ज्ञात कीजिए। प्रबलतम ध्वनि अगर सुनाई देनी है तो इसका मतलब यहां पे कहना चाहते हैं कि ध्वनि के परावर्तन के नियम के अनुसार अगर कोई ध्वनि यहां से होकर के गुजरती है, इस दीवार पर टकराएगी, तो ये या जिस बिंदु पर टकराएगी वहां पर ड्रॉ करते हैं भाई क्या, अभिलंब। और ये आने वाली ध्वनि और अभिलंब के बीच में बनना कोण, इसको हम कहते हैं आपतन कोण। और ये ध्वनि जितने का कोण इस अभिलंब के साथ में बना रही है, ये उतने के ही कोण से बाहर चली जाएगी। मतलब अभिलंब से इसने जो कोण बनाया इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। और इस जगह पे जो हमारा आपतन कोण है और जो हमारा परावर्तन कोण है, इन दोनों कोणों का मान सदैव बराबर होता है। जितने का कोण बना करके यहां पे अभिलंब के साथ में ये मिला था, मान लीजिए थीटा आई, तो इसको मैं कह देता हूं थीटा आर। तो आपको जब अधिकतम सुनना होगा तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपतन कोण बराबर हो परावर्तन के। ये जो थीटा आई है ये बराबर होना चाहिए थीटा आर के। तो सिंपल सी बात है भाई, जब ये दोनों कोण बराबर होंगे तो हमसे इस कोण का मान पूछा जा रहा है। तो भाई इस कोण का मान कैसे निकलेगा, तो सर्वप्रथम मुझे निकालना पड़ेगा इस कोण का मान। ये कैसे मिलेगा भाई, तो इस डायग्राम में देखिए, अगर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ले आए तो ये पूरा 90 डिग्री है।
ये कंप्लीटली कितना है भाई 90 डिग्री। 90 डिग्री में मुझे ये गिवन है कितना 50 डिग्री, तो ये बचा हुआ कोण, ये वाला कोण कितना हो जाएगा 90 माइनस 50। ये कितना हो जाएगा भाई, अगर मैं x के मान की बात करूं तो ये मैं डायरेक्टली ऐसा लिख लेता हूं भाई, ये होता है हमारा आपतन कोण के बराबर होता है हमारा परावर्तन कोण, और यहां पर जो परावर्तन कोण दिया गया है वो बोला गया भाई x है। तो आपतन कोण कितना है, तो आपतन कोण मुझे पता है कि ये अगर 50 हो गया और ये कुल 90 था, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, आपतन कोण का मान मैं लिख सकता हूं 90 माइनस 50, अपनी मर्जी से नहीं, यहां दिया। तो कितना बचेगा भैया, ये बचेगा 40 बराबर x, खत्म। मतलब क्या, यहां आपतन कोण का मान, ये वाला जो कोण है इस कोण का मान भी 40 है, तो इस कोण का मान भी कितना होगा 40। इसी जगह पे हम अधिकतम ध्वनि सुन सकते हैं। अब इसके बियॉन्ड यहां कहीं पे भी होंगे तो भाई ध्वनि आएगी, लेकिन अधिकतम ध्वनि नहीं आएगी। यहां तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ना कि इस टिक टिक की प्रबलतम ध्वनि सुनने के लिए, अच्छा इसीलिए घड़ी भी रखा है, क्योंकि इसकी ध्वनि इतनी ज्यादा तो प्रोड्यूस होनी नहीं है, बहुत तेज तो साउंड आता नहीं है, तो इसकी भाई टिक टिक आएगी। एक छोटी सी ध्वनि है, बहुत ही छोटी ध्वनि आ रही है, तो उसके लिए भाई बिल्कुल कान लगाना पड़ेगा, ऐसा कान चिपका के घड़ी में सुनते तो टिक टिक करके आवाज आती है। तो वो होगा कितना, आपतन कोण के बराबर, और आपतन कोण कितना आ गया भाई 40। ठीक है, आसान था ये भी। हम बढ़ते हैं जरा अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ एंड डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या कह रहे हैं भाई। तो ये कह रहे हैं कि एक अच्छे सम्मेलन कक्षों अथवा कंसर्ट हॉलों की छत तथा मंच के पीछे की दीवारों को वक्राकार बनाई जाती है। अच्छे कंसर्ट की बात करें भाई, अच्छे सम्मेलन की बात करें, है ना। जनरली आपने जो देखा होगा, जब छोटी सी क्राउड को कवर अप करनी होती है, उस जगह पे इस तरीके की बहुत ज्यादा व्यवस्था नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं थोड़ा सा ह्यूज क्राउड हो, जब उनको कवर अप करना होता है, तो उन जगहों पे वैसे कंसर्ट्स हॉल्स में हम क्या करते हैं कि ये जो स्टेज का जो पीछे का हिस्सा होता है उसको गोलाकार बनाते हैं। जो छत होती है उसको भी कैसा बनाया जाता है भाई, गोलाकार, वक्राकार बनाया जाता है। इनके वक्राकार होने के कारण क्या है, तो इनके वक्राकार होने की वजह से क्या होता है कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो साउंड उससे टकराए, और टकराने के बाद वो पैरेलल जाना शुरू हो जाए, तो भाई दूर तक ये ध्वनि जाएगी। कुछ इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऐसी आकृति है, यहां पर एक ध्वनि कहीं से भी इधर से आई और ये टकराई। अब टकराने के बाद भाई ये ऐसी जानी शुरू हो जाती है। कहीं से भी आ रही है तो ये एंटीना जैसे काम करेगा, जैसे एंटीना काम करता है ना, उसी तरीके से ये कहीं से भी ये ध्वनि आ रही है, ये आई और ये टकरा करके सीधी आ रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, दूर तक ये ध्वनि को संचरित किया जा सकता है। सिमिलरली अब मान लीजिए कि हमने कहा कि भाई छत भी ऐसी हो, तो किसी ने इधर से बोला, यहां स्टेज है, इस स्टेज से किसी ने बोला, ये ध्वनि जाके छत में टकराएगी, वक्राकार किधर, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ ही होती है। तो अब ये वाली ध्वनि टकरा करके इसके पास पहुंचेगी, ठीक है ना। तो यहां पर जो भी लोग, जो श्रोता यहां बैठे होंगे इस हॉल में, तो यहां से ध्वनि जा करके टकरा करके आएगी, तो इजीली उनको सुनाई पड़ेगी, दूर तक ध्वनि को संचरित किया जा सकता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं भाई। तो देखिए, सम्मेलन हॉल की छत घुमावदार है, इसलिए वक्ता की आवाज को आयोजन स्थल की पिछली पंक्ति में, पिछली पंक्ति से क्या तात्पर्य, दूर तक जाना, पिछली पंक्ति में बैठे लोगों द्वारा आसानी से नहीं सुना जा सकता है। अतः समारोह या सम्मेलन की छतें वक्राकार इसलिए बनाई जाती है कि जिसमें छत से परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के सभी भागों तक पहुंचती है। वस्तुतः वक्री छत एक बड़े अवतल नादपट, है ना, साउंड बोर्ड जैसे के समान कार्य करती है, ध्वनि को हॉल में बैठे श्रोताओं पर नीचे की ओर परावर्तित करती है। दीवारों को समझा, वो भी ऐसे वक्राकार थी, पीछे का भी स्टेज था और छत भी था। इसकी वजह से क्या होता है भाई, वो सब कुछ, पूरा साउंड कहां पर आ जाए, तो पूरा का पूरा साउंड पैरेलल होकर के जो भी लोग वहां बैठे हैं सुनने के लिए, उनके कानों तक इजीली पहुंचती है, क्योंकि वो पैरेलल कर देती है ना। ये एक अवतल दर्पण के जैसा बिहेव कर रही है, और अवतल दर्पण का मुख्य काम यही होता है, जो भी लाइट बीमारी है उसको जब उसमें पड़ेगी तो क्या करेगा, एकत्रित करने का काम करता है। जब एक्यूमुलेशन हो रही है साउंड वेव्स की, तो तीव्र होंगी तो ज्यादा देर तक सुनाई देगी, दूर तक सुनाई देंगी। ठीक है, ठीक है भाई, बढ़ते हैं हम जरा 18th पे। 18th क्वेश्चन कह रहे हैं, यहां से हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाता है, लघुत्तरीय फिनिश।
दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में सबसे फर्स्ट हमारे पास है कि निम्नलिखित प्रकरणों को दो पृथक आरेखों द्वारा ग्राफीय रूप में निरूपित कीजिए। मतलब दो दो ग्राफ ड्रॉ कीजिए, जैसे यहां पर ड्रॉ है, और डिफरेंसेस बताइए। क्या भाई? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो ध्वनि तरंगे जिनका आयाम समान परंतु आवृत्तियां भिन्न हो। आयाम समान है लेकिन आवृत्तियां भिन्न है। आयाम और आवृत्तियां होती क्या है? सबसे पहले तो इसकी हम बात करें। आयाम जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं भाई, आयाम का मतलब समझ लीजिए बस, इन शॉर्ट अगर आप इसको याद रखें तो ऐसे याद रखेंगे, अधिकतम विस्थापन। इसको कैसे याद रखेंगे? अधिकतम विस्थापन। कहां से? तो अपने मीन पोजीशन से। ठीक है, अधिकतम विस्थापन कहां से? अपने मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन मतलब क्या भाई? तो जो मध्य बिंदु होती है उससे, या मध्य स्थिति लिख देता हूं, जो इसकी मध्य स्थिति है उस स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन होता है उसी चीज को हम कहते हैं भाई क्या? आयाम, एम्पलीट्यूड। तो भाई यहां पे एक और चीज थी हमारे पास, एक क्या है भाई? ये है आवृत्तियां। तो अगर हम आवृत्तियों की बात करें तो देखिए, आवृत्ति किसको कहते हैं इसको भी जरा सीख लीजिए। तो आवृत्ति से तात्पर्य यह है कि प्रति सेकंड कंप्लीट होने वाले नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ साइकिल्स, इसी को कहेंगे। मतलब देखिए, एक सेकंड में अगर इसको देखा जाए, मान लेता हूं इसने एक कवर अप किया, उतनी ही देरी में अगर आप यहां पे देखेंगे तो इसने ये एक और ये दो, कितने साइकिल्स कवर हो गए भाई? दो। मतलब नीचे वाले वेव ने दो साइकिल कंप्लीट किया, जबकि ऊपर वाले वेव ने कितनी? सिर्फ एक साइकिल कंप्लीट किया। तो यही इसी साइकिल को अगर यहां से यहां तक में हमने कह दिया कि भैया ये टी सेकेंड में हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे टाइम है एंड वाई एक्सिस पे क्या बनता है भाई? वाई एक्सिस पे एम्पलीट्यूड। एक बात और समझेंगे, हम टाइम को हमेशा ही एक्स एक्सिस पे रखते हैं क्योंकि टाइम जो है ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है और एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है एंड वाई एक्सिस पे हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। तो भाई समय किसी पे निर्भर करता है क्या? आपने सुना है क्या कि समय किसी चीज के लिए रुका है, या समय, ऐसा कहते हैं ना कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। भाई मतलब किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता, तो हमेशा वो एक अक्ष पे होगा। तो दिए गए समय में इसने एक साइकिल कंप्लीट करी और इसने कितनी कंप्लीट कर ली? दो। साइकिल किसको कहते हैं भाई? यहां से शुरू हुआ, वापस यहां आ गए। अब देखिए, ये वाला जो बनेगा ये इसी का रिपीटेशन है, ये इसी का रिपीटेशन है। फिर यहां तक आएंगे, ये उसी का रिपीटेशन। फिर एक साइकिल बनाएंगे तो ये वही रिपीट कर देंगे। तो ये नंबर ऑफ रिपीटेशन जो होती है, इसी को हम क्या कहते हैं भाई? इसी को हम कहते हैं हमारी आवृत्ति। बस यहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि कितने में? एकांक समय में। तो ऐसा लिख सकते हैं आवृत्ति के लिए क्या? एकांक समय अंतराल में एकांक समय अंतराल में पूर्ण चक्कर, है ना? पूर्ण चक्कर का मतलब कंप्लीट साइकिल की बात करें, है ना? पूर्ण किए जाने वाले चक्करों की संख्या जितनी भी हो, ठीक है ना? ये चक्करों की संख्या को क्या कहेंगे भाई? इसी चीज को हम कहेंगे आवृत्ति। इसी चीज को कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। और जनरली ये न्यू से डिनोट होती है और ये होता है 1 टाइम पीरियड, 1/T। ठीक है, हम अभी इसकी और भी अभी चर्चा करने वाले हैं आगे अभी क्वेश्चन में। यहां पर जो कि हमसे कह रहे हैं, इसकी इकाई हर्ट्ज होती है, जो कह रहे हैं क्वेश्चन में वो ये कि दो ध्वनि तरंगे जिनका आयाम तो समान हो, मतलब एम्पलीट्यूड तो समान हो, परंतु आवृत्तियां भिन्न भिन्न हो। तो देखिए, मैं तो पहले एक साथ ही बना के आपको सिखा रहा हूं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे। एक वेव मैंने ये बना ली, इनकी अगर एम्पलीट्यूड की बात करें, आवृत्ति की और एम्पलीट्यूड की, तो भाई मैं सबसे पहले एम्पलीट्यूड की बात करूं, आयाम की। इसको कहते हैं आयाम। ये इसके मध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन, ये इसके मध्य बिंदु से ये अधिकतम विस्थापन, ये इसके मध्य बिंदु से इसका अधिकतम विस्थापन, इसके मध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन। ये सभी की दूरियां कैसी होनी चाहिए? समान। ये सब, मतलब ये कैसा? ये सेम एम्पलीट्यूड हुआ। एक और वेव बनाते हैं इसी के साथ में, उसका एम्पलीट्यूड सेम रखना है। मतलब देखिए, सॉरी, इसको इतने ही एम्पलीट्यूड का बनाया, नीचे साइड पे भी सेम एम्पलीट्यूड बनाना है,
ये आया, ये जाकर के पूर्ण हुआ, फिर इसके बाद में हम अगर फिर बात करें तो भैया ये आया, ये जाकर के पूर्ण हुआ। अगर दोनों को ध्यानपूर्वक देखें तो दोनों के एम्पलीट्यूड की अगर सिर्फ बात की जाए तो इसका भी आयाम उतना ही है, इसकी भी अगर एम्पलीट्यूड की बात करें तो जो पहले ब्लैक से डिनोट किया उसके बराबर ये। लेकिन एक बात समझिए, रेड वाले ने अपना एक साइकिल कंप्लीट कहां से कहां तक किया, ये यहां से चला और इसने अपना एक साइकिल यहां पे कंप्लीट किया। इतने देर में अगर मैं इस पर्पल की बात करूं तो इसने कितने कंप्लीट कर लिए थे, ये यहां से चला, यहां से घूम के आया, ये आया और ये आ गया। मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली देखें तो ये 1.5 साइकिल कंप्लीट कर लिया, एक से ज्यादा। उसने एक साइकिल, इसने 1.5 साइकिल। तो भाई इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कैसी है, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें, रिपीटेशन की बात करें, नंबर ऑफ रिपीटेशन की बात करें तो इसकी नंबर ऑफ रिपीटेशन ज्यादा है सेकंड वाले वेव की, और फर्स्ट वाले वेव की नंबर ऑफ रिपीटेशन कम है, लेकिन एम्पलीट्यूड दोनों के समान है। तो यहां बनाए गए इसके लिए आंसर जो हमसे क्वेश्चन में कि दो ध्वनि तरंगे जिनका आयाम तो समान है, इन दोनों के एम्पलीट्यूड देखिए, दोनों का एम्पलीट्यूड समान है भाई, दोनों के जो आयाम है ये समान है, ये जितनी हाइट है उतनी हाइट ये भी है। लेकिन दोनों के जब आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। इसने कितना, एक रोटेशन यहां से यहां तक में कंप्लीट किया है, लेकिन इतने ही समय अंतराल में इसने 1-2 रोटेशन कंप्लीट किया। तो मतलब नीचे वाले की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो है फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, कम है। इसकी आवृत्ति कम है, इसकी आवृत्ति ज्यादा, और एम्पलीट्यूड दोनों का समान है। आई होप कि आपको ये दोनों टर्म और इन दोनों में डिफरेंस इजीली समझ में आया भाई। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर बी एंड सी की तरफ। चलिए तो हम बात करते हैं जरा हम अपने बी की। बी में अगर हम बात करें तो दो ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्तियां समान परंतु आयाम भिन्न भिन्न, इसीलिए हमने यहां पर डेफिनेशन की बात कर ली भाई। क्या कह रहे हैं, अब आवृत्तियों को कह रहे हैं कि समान हो जाए लेकिन इनके जो आयाम हो वो भिन्न भिन्न हो जाए। तो देखिए इनकी आवृत्तियां जो है ना वो समान है। ये जो वेव दिख रही है, इतनी देर में ये भी वेव बनी है, ठीक है। ये बात करें तो ये कैसी है भाई, ये इन दोनों की जो आवृत्ति जो फ्रीक्वेंसी वो कैसी होगी, सेम होगी। लेकिन जब एम्पलीट्यूड की बात करते हैं तो देखिए इसका एम्पलीट्यूड कम है और इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसकी एम्पलीट्यूड ज्यादा है और इसका एम्पलीट्यूड कम हो गया। आवृत्तियां समान है लेकिन इनके एम्पलीट्यूड कम ज्यादा हो गए। जो इनके आयाम थे, जो मध्य बिंदु से अधिकतम विस्थापन था, ऊपर वाले का अधिकतम विस्थापन कम है, नीचे वाले का अधिकतम विस्थापन ज्यादा है, तो मतलब इनके एम्पलीट्यूड वेरिएट कर गए। इसमें जब हम बात करते हैं थर्ड वन में तो यहां देखिए दो ध्वनि तरंगे जिनके आयाम एवं तरंग दैर्ध्य दोनों ही भिन्न, ना तो एम्पलीट्यूड सेम हो ना ही उनकी यहां पे फ्रीक्वेंसी सेम हो। तो ये देखिए ये ज्यादा चली है और ये कम चला, तो फ्रीक्वेंसी दोनों के चेंज हो गए। ये छोटे वेव्स बने, मतलब इनका आयाम कैसे, छोटा है, और इसका आयाम कैसा भाई, इसका आयाम ज्यादा है, ठीक है ना। तो सिंपल सॉर्टेड बात है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस के लिए ध्यान में ये रखना है कि एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं और फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं। जिसको ज्यादा या कम करने की बात करें उसके अकॉर्डिंगली वेरिएट कर दीजिए, जो कि हमने यहां पर करके आपको दिखाया भी, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। एंड 19th क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल, इसकी तरंग दैर्ध्य आवृत्ति में संबंध स्थापित कीजिए, और यदि ध्वनि का वायु में वेग 340 मीटर पर सेकेंड है तो 256 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए तरंग दैर्ध्य तथा 0.85 मीटर तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति परिकलित कीजिए। तो एक बात समझते हैं हम सबसे पहले तो जरा इसके बारे में बात करके आते हैं कि ध्वनि की चाल, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में क्या संबंध होता है। तो देखिए भाई मैं यहां पे लिख रहा हूं, बहुत आसान है ये। चाल बराबर होता है, वो होता है दूरी बटा समय। ये हम सभी को पहले से बहुत अच्छे से ज्ञात है। अब यहां पे बात किसकी आ गई, तो यहां पे बात आ गई ध्वनि की चाल। तो जैसे ही ध्वनि की चाल आती है तो हमको एक बात समझ में आती है कि जो ध्वनि का चलना है उसको अगर मैं एक तरंग के जरिए दर्शाऊं तो ऐसा चलेगी, ठीक है ना। ये इसमें अगर हम कहें तो ये तरंग की क्या होती है भाई, ये होती है वेवलेंथ, ये होती है इसकी तरंग दैर्ध्य। अब यही इसकी यूनिट क्या होती है भाई, इसकी यूनिट होती है मीटर, मीटर में कैलकुलेट होता है, मतलब ये इसकी दूरी होगी। और ये यहां से यहां तक चल करके जाने में एक टाइम पीरियड लगेगा, दैट इज कॉल्ड टी।
अगला यहां से यहां तक होकर के जाने में लगा, दैट इज कॉल्ड 2t। तो मतलब एक बात समझ में आ गया, ये आ गया समय। तो ध्वनि की चाल बराबर दूरी की जगह पे अब क्या लिखूंगा मैं, यहां पे लिखूंगा तरंग दैर्ध्य बटा में समय। अब चलिए और चर्चा की जाए। तो जब ध्वनि की चाल की बात करी ही जा रही है, यहां पर मैं ध्वनि की चाल को लिख लेता हूं v से। ध्वनि की चाल को किससे भाई, v। तो तरंग दैर्ध्य जो होता है इसको डिनोट किससे किया, लैम्डा से करते हैं। मैं यहां कर भी दे रहा हूं लैम्डा से। तो ये हो गया लैम्डा अपॉन में t, ये कैपिटल T लिख लेता हूं, लैम्डा अपॉन t। अब थोड़ी सी और चर्चा की जाए तो यहां से मुझे एक और बात समझ में आता है, जैसा अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने इसलिए आपको एलैबोरेट कर दिया क्योंकि मुझे अभी और यूटिलाइज होनी थी। t की वैल्यू जब 1/t की बात करते हैं तो 1/t इसको हम कहते हैं भाई आवृत्ति, रिपीटिशन, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं भाई न्यू से, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा सा v बनता है, न्यू कहलाता है। तो मतलब ये समझ में आ रहा है कि यहां पर v इज इक्वल्स टू अगर मैं लिखूं तो लैम्डा इंटू 1/t लिख सकता हूं। ये t नीचे था तो इसको अलग से लिख दिया 1/t। अब अगर यहां पे मैं बात करता हूं तो ये 1/t किसको डिनोट करता है भाई, ये करता है न्यू को। अब तो काम खत्म करते हैं, v इक्वल्स टू लैम्डा 1/t को न्यू रख दीजिए तो ये क्या मिल गया, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ठीक है ना। मतलब यहां से मुझे मिल गया कि ध्वनि की चाल बराबर तरंग दैर्ध्य इनटू आवृत्ति। अब चलिए क्वेश्चन में बात करें तो यहां पे क्या कह रहे थे भाई, इसकी चाल, इसकी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में संबंध ज्ञात कीजिए। तो इसकी चाल, इसकी तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति में हमने संबंध ज्ञात कर लिया, चाल बराबर तरंग दैर्ध्य इनटू आवृत्ति। सिंपल है भाई। अब चलते हैं हम जरा क्वेश्चंस के ऊपर, और भी दो क्वेश्चन इसके अंदर। इसके अकॉर्डिंगली जो बात करी जा रही है वहां पे जो हमारे पास फर्स्ट ए क्वेश्चन है, 256 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी। अब 256 हर्ट्ज आवृत्ति के लिए बात करनी है, ये रही है आवृत्ति और इसके लिए मुझे तरंग दैर्ध्य चाहिए। तो भाई एक बात बताइए ना, यहां से लैम्डा इक्वल्स टू कितना लिखूं, तो लैम्डा इक्वल्स टू आप कहेंगे v अपॉन न्यू। भाई v मतलब क्या, तो v का मतलब हो जाता है हमारा यहां पर चाल, और न्यू का मतलब क्या है भाई, तो न्यू का मतलब है हमारी क्या, आवृत्ति। तो ये लिख दिया हमने चाल बटा आवृत्ति। अब यही चाहिए था मुझे, तो चलिए ए क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं। ए तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर भाई क्या हो जाएगा, v अपॉन न्यू। तो v अपॉन न्यू की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मुझे जो गिवन है आवृत्ति वो है 256 हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है ये आवृत्ति की इकाई है, यहां लिखा भी है, खैर यहां पे वेग 340 मुझे दिया ही है। तो भाई चाल बटा आवृत्ति होता है, चाल कितना है 340 बटा में आवृत्ति कितनी है, तो आवृत्ति है भाई यहां पे 256। जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहां पे मुझे ये मिल जाता है, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.3, ठीक है, मीटर, ठीक है। और अगर इसको डिवाइड करते चलेंगे तो 1.33 तकरीबन आता है, 1.33 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, ये लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये आ गई मेरी तरंग दैर्ध्य की वैल्यू। सिमिलरली मुझसे बी पोर्शन में यहीं पे कुछ और पूछा जा रहा है, 0.8 मीटर तरंग दैर्ध्य के लिए आवृत्ति निकालिए। तो भाई ये अगर मुझे यहां से आवृत्ति चाहिए तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा भाई, चाल बटा में तरंग दैर्ध्य। तो अगर मैं यहां से आवृत्ति लिखता हूं तो ये हो जाएगा चाल बटा में तरंग दैर्ध्य। अब अगर मैं इसको लिखूं, चाल मतलब क्या, v से लिख रहे, तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्डा, और आवृत्ति इटसेल्फ रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। तो यहां से समझ में आ रहा है कि यहां से न्यू इक्वल्स टू, ठीक है, यहां से न्यू इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा भाई, चाल कितना गिवन है, चाल मुझे गिवन है आई थिंक 340, ठीक है ना। ये वायु में चाल है भाई ध्वनि की, इसको याद भी रख सकते हैं क्योंकि ये कई जगह पे नहीं दिया होगा। अपॉन में क्या लिखे, तरंग दैर्ध्य मीटर में रहता है, अब 0.85 मीटर। जब हम इसको कैंसिल करते हैं तो भाई ये आता है तकरीबन 400, ठीक है, कितना आएगा
400 और तरंग दैर्ध्य है, तो यहां से मैं निकालना चाह रहा था आवृत्ति, तो आवृत्ति की वैल्यू लिखी जाती है हर्ट्ज में। तो मतलब न्यू इक्वल्स टू कितना आ गया भाई, न्यू इक्वल्स टू आ गया 400 हर्ट्ज। ठीक है भाई, दोनों ही आंसर हमारे कैलकुलेट हो गए। ठीक, मेजरली इस पे आपको फोकस करना था, यही इतना सा तो फॉर्मूला है इस चैप्टर के अंदर, इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं है। और इन फॉर्मूले पे 2 क्वेश्चन भी आ गए, तो मतलब इसकी भी हमने प्रैक्टिस कर ली। ठीक है, मतलब इस तरीके का कुछ भी आएगा तो अब हमारे लिए समस्या नहीं रह गई है भाई, बहुत आसान होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन होता ही नहीं, बहुत सिंपल, बहुत ईजी चलते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये हमारा इस सेगमेंट का आखिरी क्वेश्चन है भाई, और यहां पे कह रहे हैं कि ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के लिए दूरी के संदर्भ में दाब या घनत्व के परिवर्तनों को दर्शाने के लिए कोई वक्र खींचे, मतलब एक ग्राफ खींचिए। इस वक्र पर संपीड़न एवं विरलन की स्थितियां दर्शाई, मतलब कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन को आपको बताना है। इस वक्र का उपयोग करके तरंग दैर्ध्य एवं आवर्त काल की परिभाषा दीजिए। मतलब इसमें से कई सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आनी है। मतलब पहले तो एक ड्रॉ करना है कैसका भाई, कि जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिसमें संपीड़न और विरलन होता है, उसका इक्विवेलेंट एक वक्र खींचना है, एक ग्राफ खींचना है। एंड उसके बाद डिफाइन कर लिए हैं मुझे किसको, तरंग दैर्ध्य को और आवर्त काल को। ठीक है भाई, तो चलिए पहले तो हम उस ग्राफ की बात करते हैं, फिर इसके बाद हम इसकी बात करेंगे। तो ये रहा हमारे पास एक इक्विवेलेंट डायग्राम, जिसके अकॉर्डिंगली हम समझते हैं कि 2 चीजें मिलती है हमको। एक हमको मिलता है क्या भाई, रेरफेक्शन, और एक मिलता है हमको कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब जहां सी लिखा है, ठीक है, इसका मतलब होता है हमारा संपीड़न, और जहां पर आर लिखा है रेरफेक्शन, इसका मतलब होता है विरलन। ठीक है, इन शॉर्ट इसके जरिए दर्शाया गया। क्या होता है, जैसे ही हम ध्वनि प्रोड्यूस करते हैं तो हम सबसे पहले वहां के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं, संपीड़ित करते हैं। संपीड़ित होगा मतलब उच्च दबाव का क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। ये उच्च दबाव का क्षेत्र, अब दाब ऊंचे तो भैया अपने आप को फ्री तो करेगा, अपने आप को फ्री करके जब दूर जाता है तो इसको हम कहते हैं रेरफेक्शन। क्या कहते हैं इसको, रेरफेक्शन। इसको कहते हैं विरलन, मतलब माध्यम के जो कण है वो दूर दूर चले जाएं। अब अगेन क्या होगा भाई, ये रेरफेक्शन होगा तो फिर उसकी वजह से एक कंप्रेशन बनेगा, उसके बाद फिर इस कंप्रेशन का रिलीज होने के लिए फिर से रेरफेक्शन, मतलब ऐसा चलेगा, संपीड़न विरलन, संपीड़न विरलन। कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो आपने इस तरीके के कुछ कीड़े देखे होंगे जो ऐसा चलते हैं, ऐसा अपने आप को कंप्रेस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसा अपने आप को कंप्रेस किया फिर आगे बढ़ा। तो ये देखिए, जब ये कंप्रेस करा दैट इज संपीड़न, और जब ये इस तरीके से आगे बढ़ा विरलन, अपने शरीर को खोल दिया, विरल हो गया। फिर से अपने आप को क्या किया, कंप्रेस किया, फिर अपने आप को ओपन कर दिया। तो इसी को कहते हैं हम कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन, मतलब संपीड़न और विरलन। अच्छा, इसका इक्विवेलेंट अगर हम अनुप्रस्थ, ठीक है, 2 तरीके के वेव है हमारे पास, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य। तो अगर मैं एक अनुप्रस्थ बनाना चाहूं तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा कि मैं कंप्रेशन को क्या बना दूंगा भाई, बिल्कुल पास पास लाइनें मैंने बनाई तो मतलब वो कंप्रेशन है। रेरफेक्शन मतलब इनकी लाइनों को क्या किया है, दूर दूर, फिर पास पास आ गई तो कंप्रेशन, फिर दूर दूर रेरफेक्शन, कंप्रेशन, रेरफेक्शन, कंप्रेशन, रेरफेक्शन। जैसे आप स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग को ऐसा दबाइए, फिर आप एक साइड सिर्फ छोड़ दीजिए तो स्प्रिंग इधर बढ़ जाएगा, फिर इधर दबाइए, फिर स्प्रिंग को इधर छोड़ दीजिए। तो इसी को कहते हैं भाई कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे प्रेशर को वेरिएट कर रहे हैं, प्रेशर को इस तरीके से चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका फिर से एक इक्विवेलेंट डायग्राम अगर हम बनाना चाहें, हम एक अनुदैर्ध्य तरंग में इसको कन्वर्ट करना चाहें तो देखिए उसी के अकॉर्डिंगली हम कन्वर्ट करते हैं। जितने भी ये टॉप पॉइंट्स दिखेंगे वो सब कंप्रेशन के हैं, और जितने भी ये डाउनफॉल्स दिख रहे हैं सब रेरफेक्शन है। यहां पे कंप्रेशन था, देखिए मैं इसको ड्रॉ करता हूं, कंप्रेशन के लिए मैं बनाऊंगा तो ये हायर पिक से आ रहा हूं। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे विरलन हो रहा है, जो संपीड़न हुआ था उसका धीरे धीरे विरलन हो रहा है। तो इसका विरलन होते 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 ये मैक्सिमम विरलन हुआ। अब विरलन के बाद फिर से कंप्रेशन भी होना है ना, ठीक है, संपीड़न भी होना है। अब इसके बाद इसका धीरे धीरे संपीड़न होना शुरू हुआ, ये मैक्सिमम संपीड़न, ये देखिए लाइन मिला करके ये संपीड़न। अब फिर क्या होगा भाई, तो संपीड़ित हुए तो धीरे धीरे अब दूर जाएंगे, मतलब विरलन। ये वाली लाइन अगर मैं मैच करूं तो ये देखिए अधिकतम विरलन है, बिल्कुल बीचों बीच है। फिर ये विरलन संपीड़न की तरफ बढ़ने लगा, ये बढ़ते बढ़ते फिर ये अधिकतम संपीड़न हुआ।
मतलब यह है कि जो यहां पे संपीड़न और विरलन चल रहा उसका दो हमने प्लॉट कर लिया, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य तरंग, और दोनों के जरिए जैसा कि उन्होंने कहा था वक्र के जरिए बताइए, तो हमने यहां पे इन वक्रों के जरिए इन दोनों को एक्सप्लेन कर लिया। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि हमें अभी दो डेफिनेशन की बात करनी है, जैसा कि इन्होंने कहा हुआ है हमसे कि भाई यहां पर डेफिनेशन दीजिए किसका, तरंग दैर्ध्य का और आवर्त काल का। ठीक है, तो आइए बात करते जरा हम तरंग दैर्ध्य और आवर्त काल को। तो तरंग दैर्ध्य की जब हम बात करेंगे, यहां पे हम लिख लेते हैं तरंग दैर्ध्य, और यहां पे हम बात कर लेते हैं आवर्त काल। आवर्त काल को जनरली हम इसको समझते हैं किससे भाई, टाइम पीरियड। और इसी प्रकार से तरंग दैर्ध्य जो होती है ये होती है हमारी वेवलेंथ। अब इन दोनों की अगर देखिए यहां पर, तो भाई वेवलेंथ किसको कहेंगे, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक आने वाली, ये दो लगातार दो क्रमागत चलने वाली ये पिक्स, टॉप्स, या दो क्रमागत ये वैली, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी चीज को हम कहते हैं क्या, वेवलेंथ। इस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं भाई लैम्डा से, इसको लैम्डा पढ़ते हैं, ग्रीक लेटर है ये। यहां पर हम अगर डिस्कस करें तो तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या हो गया भाई, तो इसका मतलब हो गया दो क्रमागत, ये क्या है ना, दो क्रमागत श्रृंग या गर्त। भाई इसको क्या कहते हैं, टॉप्स को, हिल्स को ही इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं श्रृंग, और ये जो नीचे बन रहा है इसको हम कहते हैं गर्त। तो ऐसा लिख सकते हैं दो क्रमागत श्रृंग या गर्त के बीच की दूरी, ध्यान रहे दो क्रमागत ही है ना, छोड़ेंगे नहीं किसी को, बीच की दूरी को क्या कहेंगे भाई, तो इस बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करें भाई, इसे किसी से प्रदर्शित करें, लैम्डा से। एंड इसकी इकाई की अगर बात करें तो भाई ये क्या है, ये दूरी है ना, लेंथ है ना, लेंथ को किस चीज में मेजर करते हैं भाई, मीटर में, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, इसकी इकाई हो जाएगी मीटर, इसमें मेजर करेंगे मीटर में। अब आवर्त काल की बात करते हैं, तो देखिए एक कंप्लीट साइकिल होने में, एक पूर्ण चक्कर में लगने वाला जो समय है, जैसे पूर्ण चक्कर का मतलब यहां से शुरू हुए, ये चले और वापस यहीं पे आ गए, ये एक पूर्ण चक्कर हुआ। इसी प्रकार ये यहां से चले, ये ऐसा चलने के बाद यहां पे आ गए, ये एक पूर्ण चक्कर हुआ। तो इसको भी ऐसा लिख सकते हैं भाई कि एक पूर्ण चक्कर में लगने वाले समय को क्या है, ये एक पूर्ण चक्कर में लगने वाले समय अंतराल को, आवर्त काल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं भाई, इसी को हम कहते हैं आवर्त काल, आवर्त काल कहते हैं। सिंपल है भाई। अच्छा, ये टाइम का मेजर है, तो इसकी इकाई क्या होगी भाई, टी से डिनोट करते हैं, एंड इसकी जो इकाई होती है, इसकी इकाई होती है भाई सेकंड। अब टाइम तो सेकंड में ही मेजर होता है भाई, तो इसकी भी इकाई क्या हो जाएगी, इसकी इकाई रहेगी सेकंड। सिंपल है भाई, इसके भी आंसर हमने कवर अप कर लिया। हमसे दो डेफिनेशन पूछा गया तो दोनों डेफिनेशन भी कवर हो गया। तो आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि अब तक हमने जो टारगेट अपना फिक्स किया था वो हमने कंप्लीट किया, हमने सीखा, हमने समझा, हमने अप्लाई किया अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को, और सभी क्वेश्चंस के इजी सॉल्यूशंस कवर अप किए। ठीक है भाई, तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप क्या करते हैं, तो आप अपने सर्च बॉक्स में लिखते हैं magnetbrains.com, जहां पे आपको इस तरीके से एक पेज ओपन होता है जिसमें आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं भाई, क्योंकि यही है इंडियाज 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पर आप अपने सभी कोर्स कंटेंट्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम से, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूईटी, स्पोकन इंग्लिश, आईआईटी, जेईई, नीट, या फिर आप सीएआईआईबी, जेएआईआईबी की प्रिपरेशन करते हैं, टैप कीजिए, आपको आपके कोर्स कंटेंट्स मिलेंगे। जैसे कि आप सीबीएसई हिंदी मीडियम से आपने टैप किया, आपके सभी क्लासेस ओपन हुई, क्लासेस को टैप करते हैं, आपके सब्जेक्ट्स ओपन होते हैं, एंड जब सब्जेक्ट्स को ओपन करते हैं तो उसके सभी चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं। जैसे कि आप
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देखना चाहते हैं, आपने टैप किया, आपके सभी सब्जेक्ट्स ओपन हो गए। सब्जेक्ट पे जाइए, वॉच नाउ को क्लिक कीजिए, ऐसे आपके चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं, जहां इस चैप्टर के फोल्डर के अंदर इस चैप्टर से रिलेटेड सब कुछ मिलता है। जैसे एग्जाम्पलर की बात करें तो यहां पर आपको मिल जाते हैं इसके एमसीक्यूज, इसके शॉर्ट आंसर, इसके लॉन्ग आंसर। आप टैप कीजिए, प्ले कीजिए, कुछ इस प्रकार से आपका वीडियो प्ले होता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, और सबसे अच्छी बात भाई, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर जा सकते हैं। मतलब आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।